दर्शकों नमस्कार। धर्म यात्रा चैनल के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य, स्वर्ण पदक प्राप्त विद्वान आदरणीय श्री बाल मुकुंद झा जी, और आज इनसे हम बातचीत करेंगे वैवाहिक जीवन के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है। मित्रों, भारतीय परिवेश में ज्योतिष का अनुसरण हम लोग बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। हमारे जीवन यात्रा की एक पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है विवाह। सनातन धर्म के अनुसार इसे एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है और इसके संदर्भ में ज्योतिष हमें क्या क्या परामर्श देता है, क्या करें और क्या न करें ताकि हमारा वैवाहिक जीवन सफल, सुगम और सुखद बना रहे। आइए इस संदर्भ में बात करते हैं ज्योतिषाचार्य बाल मुकुंद झा जी से। बाल मुकुंद झा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहली बार सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये ज्योतिष शास्त्र जो है, विवाह जो संस्कार है उसको संपन्न करने के लिए क्या क्या राय देता है, क्या क्या परामर्श देता है कि इसके अनुसार हम वैवाहिक संस्कार को संपन्न करें ताकि हमारा आगे का जो जीवन है वो सफल, सुखद और मंगलमय रहे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको परिचय दिला दूं कि शास्त्रोक्त है कि अनंत शास्त्रम बहुलास विद्या अल्पं चकाले बहुविघ्नता च यत्सार भूता तदुपासनियम हंसो यथा क्षीर मीमांग भूमध्या। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनंत शास्त्रम बहुलास विद्या अल्पं चकाले बहुविघ्नता च, समय बहुत कम है और इसमें विघ्नता बहुत अधिक है। शास्त्र बहुत है तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र हमें ये बताता है कि इस विघ्नता को हम कैसे दूर करें, रुकावट कहाँ है। इस चीज़ को जानने के लिए जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो आपको पहले सचेत करता है कि आप यहाँ अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर समस्या है तो आप उस समस्या का निदान पहले कर लेते हैं, निवारण पहले कर लेते हैं। उसको करने के बाद फिर जिस भी किसी काम को आप प्रारंभ करते हैं तो वो काम में सुगमता, सहजता, सरलता आपको जान पड़ता है, महसूस होता है। ये चीज़ है। जैसे कि हम लोग अगर किसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं और उस रास्ते पर चलने वाला कोई आपसे पहले चलने वाला इंसान अगर आपको बता देता है कि अमुक जगह पर बाधा है, तो आप पहले ही रास्ते बदल देते हैं, अपनी योजनाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। इसी तरह से जीवन यात्रा में अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो आप ज्योतिष से परामर्श करके कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा चूँकि कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की सफलता के ऊपर, तो इस विज्ञान, इस शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उद्देश्य क्या समझाया गया है, क्या समझाया गया है भारत के समाज को या वैश्विक समाज को विवाह के संबंध में क्या उद्देश्य बताया गया है? जी, शास्त्र के हिसाब से हम उद्देश्य को आपको बताएं तो है कि स्त्री पुत्रादिक भोग्य सौख्य जननम धर्मार्थ कामप्रदम। जीवन जो है षोडश संस्कार में से एक है विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्त्री, वाइफ, लाइफ पार्टनर, पुत्र, संतान, पुत्र पुत्री, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और उसके बाद धर्म की प्राप्ति। तो ये वैवाहिक जीवन का एक पूर्ण रूप से इसका ये उद्देश्य है कि विवाह होने के बाद परिवार, उस परिवार में बच्चे और बच्चों से फिर आपके परिवार में सुख की प्राप्ति और उससे धर्म की ओर, और धर्म के बाद मुक्ति की ओर हम लोग आगे अग्रसर होंगे। अब यहाँ उद्देश्य को हम और आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है कि पितृ ऋण से मुक्ति मिलना। चूँकि हमने भी जन्म लिया है और पिता के द्वारा यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो इस ऋण से मुक्ति तब मिलती है जब संतान की उत्पत्ति होती है और वो आगे इस तरह से होता है। तो वेद में है कि पुत्रः पुरुत्रायते, पुत्र प्राप्ति के बाद
आप अपने पितृऋण से आपको मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद संतान में पुत्री, जब आप कन्यादान करते हैं तो कन्यादान में बहुत पुण्य मिलता है, कन्यादान से बहुत पुण्य मिलता है। हम तो यहाँ तक कि शास्त्र की बात बता रहे हैं हम कि जितने सारे पुण्य हैं उनमें कन्यादान जो है वो सबसे बड़ा पुण्य, महादान, कन्यादान जो है दान, और दान देना जो है वो पुण्य की बात है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से ये उद्देश्य है इसका कि स्त्री पुत्रादिक भोग्य सौख्य जननम धर्मार्थ कामप्रदम, ये सारे उद्देश्य हैं हमारे वैवाहिक जीवन के। हमारे दर्शकों का भी वैवाहिक जीवन सफल, सुखद और मंगलमय रहे, हम इसकी कामना अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। और एक बहुत ही समीचीन प्रश्न इस चर्चा के क्रम में स्वयं उत्पन्न हो जाता है। हमारे जो दर्शक वृंद हैं उनके मन में भी ये उठ रहा होगा कि देखिए हमारे समाज में क्या होता है, दो अलग अलग वातावरण के लोग, दो अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग, दो तरीके से पले बढ़े हुए लोग एक साथ आते हैं और फिर वो गाड़ी निकल पड़ती है। तो बड़ा मुश्किल होता है तालमेल बिठाना। कभी कभी तो खुद के अंदर ही द्वंद्व चल उठता है, अपने दो विचारों के बीच एक द्वंद्व फंस जाता है। यहाँ तो व्यक्ति ही दो हैं, वातावरण भी दो है, तो दोनों के बीच में मेल मिलाप होना ऐसे तो लगता है कि अपनी सोच पर निर्भर है, लेकिन जब ज्योतिष उसका आकलन जो है उसके संबंध में भविष्यवाणियाँ हैं करता है, तो इसमें जो वैचारिक भिन्नता आ जाती है, क्या ज्योतिषीय परामर्श के हिसाब से इसका कुछ समाधान या कुछ इस तरह की बातें कि वैवाहिक जीवन से पूर्व हम अगर इस तरह की सावधानी बरतें तो वैचारिक भिन्नता जो है उसका जो खतरा है उससे हम बच सकते हैं? ज्योतिषी इसमें क्या अपनी राय रखते हैं? ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र जो है वो क्या कहता है? जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। आजकल के परिवेश की बात बाद में करेंगे हम, लेकिन पहले हम यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, आपने भी कहा है कि ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये संस्कार, षोडश संस्कार में विवाह संस्कार जो है वो है। तो इसमें है कि वर और वधू का कुंडली जन्मांग चक्र के माध्यम से ग्रह मेलापक किया जाए। और भिन्नता की बात आपने जो अभी की है वो प्लैनेट के हिसाब से, गुण के हिसाब से, एक अगर गुण हम मिलाते हैं दोनों में तो एक चीज़। और आपने जो कहा है कि भिन्नता, तो यहाँ पर हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि गुण जो है, जो उसको हम मैचिंग करते हैं, तो वो गुण ना अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि जब अधिक गुण हो जाता है तो फिर फ्रैक्शन, जो आप भिन्नता की बात कर रहे थे अभी, वो चीज़ परिलक्षित होता है, वो चीज़ दिखने लगता है, क्योंकि ईगो क्रश करता है। इसके विषय में और डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो सहजता और सुगमता बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ग्रह मेलापक, आप उससे गुण और धर्म दोष, इसका जो है, जो गुण धर्म दोष वाले यहाँ हैं वो अगर गुण मिलते हैं दोनों में, तो निश्चित तौर पर हमारे ज्योतिष शास्त्र का ये विधान है कि ग्रह मेलापक के माध्यम से अगर विवाह संस्कार किया जाए तो निश्चित तौर पर जो है वैवाहिक जीवन मंगलमय और सुखद होगा। बहुत बढ़िया से आपने कहा है। हालांकि इसका एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण का भी पक्ष है, उसका भी स्थान बनता है, लेकिन अभी हम चूँकि अपने विषय में, अपने क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं, तो एक जिस क्षेत्र से हम दोनों ही आते हैं, हमारा चैनल भी यहीं पर काम कर रहा है, तो हम इस समाज के बारे में बात करना चाहते हैं कि यहाँ हमारे समाज में ये कुंडली मिलाने की कोई परंपरा नहीं है, फिर भी हो जा रहा है, सफलता मिल रही है, लोगों का वैवाहिक जीवन सफल रह रहा है। इसके पीछे कोई रहस्य, एक ज्योतिषी होने के नाते अगर आप जानते हैं, समझते हैं, आपका अनुभव रहा है, तो इस संदर्भ में हमारे दर्शकों से बातचीत करें। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने, और मुझे लगता है कि ये मेरा प्रश्न था, आपने मुझसे छीन लिया है इस प्रश्न को। मेरे मन में भी यही चीज़ अभी जो है, देखिए आपने मिथिला की बात की है। मिथिला के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ का हर एक चीज़, यहाँ के जो ऋषि मुनि हुए हैं, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ में साइंटिफिक रीज़न के साथ साथ ज्योतिषीय शास्त्र का जो है वो निहित कर दिए हैं, जिससे कि हमको ये नहीं पता चलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है इन्होंने कि मिथिला में ग्रह मिलापक नहीं किया जाता है, कुंडली मिलान नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया से चलता है। ये प्रश्न बनता है। हम आपको बता दें कि मेलापक जो जन्मांग चक्र है उसका मिलान करने का अभिप्राय दो है। एक तो ये है कि वर और वधू इन दोनों में आपसी तालमेल बनी रहे, और दूसरा
हर एक चाहता है कि वर चाहता है कि वधू का उम्र जो है लंबी हो, और वधू चाहते हैं कि वर का उम्र जो है वो बहुत अधिक हो। ग्रह मेलापक का भी यही अभिप्राय है। अब हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वो पहले से ही ग्रह मेलापक के बिना एक अलग से इसका परंपरा से जोड़ करके एक विधान है कि आप देखते होंगे, और आपने पहले जिक्र किया है कि हम भी उसी क्षेत्र से हैं, तो आम और महू ये जो दोनों वृक्ष हैं, उपनयन संस्कार जो है जो वर के लिए होता है, 16 संस्कार में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के समय में निश्चित तौर पर वो जो वर हैं उनको फेरे लगाने पड़ते हैं आम और महुए के वृक्ष को। अब इसका रीज़न क्या है कि आम जो है वो फलदार है, तो एक तो फल की प्राप्ति, और आम और महुआ दोनों का उम्र जो है वो बहुत लंबा होता है, तो इस हिसाब से अब ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। अगर आपकी कुंडली में जन्मांग चक्र में ये योग है, मांगलिक दोष है या अनबन का दोष है या डाइवोर्स का योग है, कोई सा भी योग अगर है तो वो योग वहाँ जा कर के उसका निवारण हो जाता है। अगर ये योग नहीं है तो फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एंटीबायोटिक के रूप में इस तरह से। तो इसलिए मिथिला कल्चर, मिथिला की जो परंपरा है, इसमें जन्म कुंडली, कुंडली मिलान, ग्रह मिलापक नहीं किया जाता है। और एक चीज़, उपनयन संस्कार में मैंने अभी बताया था कि वर और वधू का विवाह संस्कार से कुछ देर पहले, आप अगर देखे होंगे हमारे मिथिला कल्चर के जो शादी विवाह होती है, तो कन्या को जितने सारे गांव के महिलाएं होती हैं वो ले जा करके और 7 फेरे लगवाती हैं आम और महू के वृक्ष को। तो आगे हम इस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मांगलिक दोष है उस कुंडली में, बहुत सारे इस तरह के विस्कन्या योग है उस कुंडली में, तो उसका भी यही उपाय है, घट विवाह, पिप्पल विवाह, वट विवाह, ये सारी बात। तो ये सारी समस्याएं वहां जाकर के निवारण हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और कहा जाता है ना कि अगर किसी बात को लेकर अगर पूरे विद्वानों के बीच बहुत बड़ी मतभिन्नता हो और हम निष्कर्ष तक न पहुंच पा रहे हों, तो मिथिला में प्रचलित व्यवहार को देखिए, और मिथिला में अगर व्यवहार प्रचलित है तो समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से वो न्याय संगत है। ऐसी मान्यता है, बात बात में पुराने बुजुर्ग लोग ऐसा कहते रहते हैं। ज्योतिषाचार्य बालमुकुंद झा जी, एक जो सहज सरल प्रश्न उठता होगा हमारे दर्शकों के मन में, वो ये है कि ये ग्रह मेलापक जो है उसको किस तरह से आप ज्योतिषी के हिसाब से कैसे समझते हैं उसको, और किस तरह से उसका निदान करते हैं, क्या क्या उसमें आप राय देते हैं अपने जातक को? जी, ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। ये जो है वर और वधू दोनों का जन्मांग चक्र, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जन्म कुंडली का निर्माण होता है। और जन्म कुंडली के निर्माण में देखिए 7th हाउस जो है उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं, अगर मेल का है तो हम वाइफ का, और अगर फीमेल का है तो हस्बैंड का। इस चीज़ का वहाँ से 7th हाउस से उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। तो 7th हाउस पूरे ज्योतिष शास्त्र में 7th वैवाहिक जीवन बढ़िया होने के लिए 7th हाउस का, तो 7th हाउस में दोनों का, वर और वधू, ये दोनों का 7th हाउस से कनेक्शन और इसका बढ़िया होना। जैसे कि हम आपको योग 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारे योग हैं, लेकिन एक्चुअली समय बहुत हो गया है, तो इसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि वर के सप्तमेश की राशि में कन्या की राशि हो। अब वर के सप्तमेश की राशि, ये चीज़ जन्मांग चक्र से पता चलता है कि सबसे पहले कि वर का सप्तमेश क्या है, और सप्तमेश के साथ साथ उसकी राशि, सप्तमेश मान लीजिए शनि है, तो वो शनि जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि कन्या की हो, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन जो है इसमें कोई समस्या नहीं होगी, और ये बहुत सरलतापूर्वक निरंतर। दूसरा, कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो। कन्या की जो राशि है वो सप्तमेश उच्च हो, वर के सप्तमेश का सप्तम स्थान जो है वो पत्नी का स्थान है। पत्नी का स्थान वर के कुंडली में उच्च का है और वही राशि पत्नी की है। ऐसे में
सप्तम हाउस, 7th हाउस का दोनों से कनेक्शन हो रहा है, और ये कनेक्शन वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाता है। इस तरह से बहुत और सारे योग हैं जिसको कि अगले कड़ी में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखकर अपने दुविधा को समाप्त कर चुके होंगे। दर्शकों, आज आप ज्योतिषाचार्य बालमुकुंद झा जी से वैवाहिक जीवन की सफलता के संदर्भ में इनकी राय, इनकी बातें सुन रहे थे, समझ रहे थे। हम विश्वास करते हैं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अब किसी अगले दिन अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी अखिलेश कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।